शहर की चकाचौंध से दूर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर की धूल भरी सड़कों पर एक साधारण सी दिखने वाली लड़की पैदल चल रही थी। उसने एक साधारण सूती कुर्ता और पजामी पहनी थी, चेहरे पर धूप का चश्मा था और कंधे पर एक पुराना सा पिट्ठू बैग। वह कोई और नहीं, भारतीय सेना की मेजर अवनी सिंह थी। अवनी 5 साल बाद अपने पैतृक गांव लौट रही थी। उनकी आंखों में अपनी मिट्टी को देखने की चमक थी, लेकिन दिल में एक भारीपन भी था। उनके पिता, जो एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे, बीमार थे। अवनी ने अपनी पहचान गुप्त रखने का फैसला किया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उनकी वर्दी का रसूख उनके पिता के सरल जीवन के बीच आए। अन्याय का पहला सामना। गांव के बस अड्डे पर उतरते ही अवनी को माहौल बदला हुआ लगा। गांव के चौराहे पर एक दबंग व्यक्ति, जिसका नाम प्रधानपति महेंद्र प्रताप था, एक गरीब रेहड़ी वाले को गालियां दे रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी के सामने ठेला लगाने की? जानता नहीं, इस इलाके में पत्ता भी मेरी मर्जी से हिलता है। महेंद्र ने चिल्लाते हुए ठेले को लात मारी, जिससे सारा सामान मिट्टी में मिल गया। अवनी चुपचाप खड़ी देख रही थी। उनका खून खौल रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को संयमित रखा। अनुशासन ने उन्हें सिखाया था कि बल का प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए। वह शांति से आगे बढ़ी और ठेले वाले की मदद करने लगी। अरे ओ छोकरी, ज्यादा समाज सुधारक बनने की जरूरत नहीं है, महेंद्र ने अवनी की ओर इशारा करते हुए कहा। लगता है नई है यहाँ, जा अपना काम कर, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। अवनी ने सिर उठाया और शांत लहजे में कहा, जमीन आपकी हो सकती है, लेकिन कानून इस देश का है। किसी गरीब का पेट लात मारकर आप ताकतवर नहीं, काये कहलाते हैं। पूरा बाजार सन्न रह गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि महेंद्र के सामने जुबान खोल सके। महेंद्र की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने अपने गुर्गों को इशारा किया, देख क्या रहे हो, इस लड़की को थाने ले जाओ। शांति भंग करने और सरकारी काम में बाधा डालने का केस लगाओ। थाने का खेल। अवनी को पुलिस की जीप में बैठाया गया। उन्हें कोई डर नहीं था। वह देखना चाहती थी कि जिस तंत्र को वह सीमा पर सुरक्षित रखती हैं, वह अंदर से कितना सड़ा हुआ है। शिवपुर थाने का नजारा किसी बाजार जैसा था। दरोगा राजवीर सिंह अपने केबिन में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहा था। महेंद्र प्रताप का फोन पहले ही पहुंच चुका था। तो तुम हो वो शेरनी जिसने प्रधान जी से बदतमीजी की? राजवीर ने मेज पर पैर रखते हुए पूछा। अवनी ने शांति से जवाब दिया, मैंने बदतमीजी नहीं की, बस एक गलत बात को गलत कहा। और क्या अब पुलिस बिना एफआईआर दर्ज किए किसी को भी ऐसे उठा लेती है? दरोगा हंसा। मैडम, यहाँ कानून मेरी जेब में रहता है। तुम जैसी शहर की लड़कियों को लगता है कि 2 किताबें पढ़ ली तो तुम व्यवस्था बदल दोगी। उसने एक सिपाही की ओर देखा और चिल्लाया, इसे हथकड़ी लगाओ और हवालात में डालो। रात भर यहाँ रहेगी तो सारा नशा उतर जाएगा। जंजीरें और धैर्य। सिपाही आगे बढ़ा। अवनी के मन में एक पल के लिए विचार आया कि वह अपनी आई कार्ड निकाल दे और इस पूरे थाने को वहीं धूल चटा दे। वह निहत्थे भी इन 10 सिपाहियों पर भारी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह चाहती थी कि यह भ्रष्टाचार अपने चरम तक पहुंचे, ताकि जब वह प्रहार करें तो जड़ें तक हिल जाएं। उनके हाथों में लोहे की ठंडी हथकड़ी पहना दी गई। अवनी ने विरोध नहीं किया। वह चुपचाप हवालात के कोने में बैठ गईं। उनके पास अपना बैग था, जिसमें उनकी वर्दी और उनका गौरव छिपा था। रात के 8 बज रहे थे। थाने में जश्न का माहौल था। महेंद्र प्रताप अपने कुछ साथियों के साथ थाने आया। क्यों दरोगा साहब, ठंडी हुई कि नहीं? महेंद्र ने हवालात की सलाखों के पास आकर अवनी को देखा। सुन लड़की, अभी भी वक्त है। पैर पकड़कर माफी मांग ले, वरना कल सुबह तक तेरा चेहरा भूल जाएगी दुनिया। अवनी ने आंखें खोली। उनकी आंखों में जो चमक थी, उसने महेंद्र को एक पल के लिए डरा दिया। अवनी ने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में कहा, वक्त की बात मत कीजिए प्रधान जी। वक्त बदलता है तो गवाह नहीं, सीधा फैसला आता है। दरोगा ने अट्टहास किया, देखते हैं। कल सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी। तब तक तुम इसी काल कोठरी में सड़ो। 5 मिनट की आहट। रात गहरी होती गई। अवनी ने अपने बैग से एक छोटा सा सैटेलाइट फोन निकाला, जिसे सेना के अधिकारी आपातकाल के लिए रखते हैं। उन्होंने केवल एक नंबर डायल किया और 3 शब्द कहे, कोड रेड, शिवपुर थाना, लोकेशन सेंडिंग। उधर से सिर्फ एक जवाब आया, कॉपी दैट मेजर। 5 मिनट में बैकअप पहुंच रहा है। अवनी ने फोन वापस बैग में रखा और दीवार के सहारे बैठ गईं। बाहर संतरी ऊँघ रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में इस साधारण से दिखने वाले थाने का क्या हश्र होने वाला है। अचानक दूर से भारी इंजनों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। आसमान में एक हेलीकॉप्टर की लाइटें चमकने लगीं। सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियों के टायर चीखने लगे। थाने के बाहर की धूल उड़ने लगी और पूरा इलाका जय हिंद के नारों और जूतों की खटखट से गूंज उठा। दरोगा राजवीर, जो अपनी कुर्सी पर ऊँघ रहा था, झटके से उठ खड़ा हुआ। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसके हाथ से चाय का गिलास गिरकर चकनाचूर हो गया। बाहर भारतीय सेना की एक पूरी टुकड़ी खड़ी थी और उनके निशाने सीधे थाने के गेट पर थे। क्या दरोगा अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या अवनी की वर्दी की गरिमा इस भ्रष्ट तंत्र को ढहा देगी?
थाने के बाहर का दृश्य किसी युद्ध क्षेत्र जैसा था। धूल के गुबार के बीच सेना की 3 जिप्सी और एक ट्रक आकर रुका। उन गाड़ियों से कमांडो ऐसे उतरे जैसे आसमान से बिजली गिरती है। हर तरफ केवल हथियारों की खनक और बूटों की आवाज थी। दरोगा राजवीर सिंह, जो अब तक खुद को इस इलाके का भगवान समझ रहा था, बदहवास होकर बाहर भागा। उसकी वर्दी की बटनें खुली थीं और चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं। सामने देखा तो कर्नल विक्रम सिंह अपनी पूरी गरिमा के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में वो सख्त तेवर थे जो केवल सीमा पर दुश्मन को देखकर उभरते हैं। जय हिंद सर, आप यहाँ अचानक? कोई सूचना नहीं मिली हमें, राजवीर ने हकलाते हुए सैल्यूट मारने की कोशिश की। कर्नल विक्रम ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उनकी आवाज गरजती हुई गूंजी, मुझे सूचना देने की जरूरत नहीं है दरोगा। मुझे बस ये बताओ कि मेजर अवनी सिंह कहाँ हैं और उन्हें किस अधिकार से यहाँ रखा गया है। मेजर अवनी सिंह, ये नाम सुनते ही राजवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसके कान बज रहे हों। वह लड़की जिसे उसने मामूली समझकर हथकड़ी पहनाई थी, वह एक मेजर है। खौफ का मंजर, थाने के भीतर सन्नाटा पसर गया। सिपाही जो अब तक अवनी पर फप्तियां कस रहे थे, अपनी जगहों पर पत्थर की मूरत बन गए। राजवीर का गला सूख गया था। वह कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता, उससे पहले ही कर्नल विक्रम अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे जवानों की एक कतार थी। जैसे ही कर्नल हवालात के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि अवनी सलाखों के पीछे एक टूटी हुई बेंच पर बैठी हैं। उनके हाथों में अभी भी वह लोहे की बेड़ियां थीं। कर्नल विक्रम की मुट्ठियां भिंच गईं। मेजर, यह क्या है? अवनी शांत खड़ी हुई। उन्होंने अपनी आंखों से चश्मा हटाया। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा थी इस तंत्र के गिरते स्तर के लिए। उन्होंने कर्नल को सैल्यूट किया, जिसे कर्नल ने बड़े सम्मान के साथ वापस किया। सर, कानून की रक्षा करने वालों ने ही कानून को बेड़ियों में जकड़ रखा है। मैं बस उस जंजीर का हिस्सा बनकर देख रही थी कि ये कितनी मजबूत हैं। अवनी की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। थर थर कांपता था ना। कर्नल ने दरोगा की ओर मुड़कर देखा। चाबी कहाँ है? अभी इसी वक्त उनकी दहाड़ से थाने की दीवारों पर टंगा कैलेंडर तक हिल गया। दरोगा राजवीर के हाथ इतने कांप रहे थे कि वह अपनी कमर से चाबी का गुच्छा नहीं निकाल पा रहा था। एक सिपाही दौड़कर आया और उसने कांपते हाथों से ताला खोला। अवनी बाहर आई। उन्होंने अपने बैग से अपनी जैकेट निकाली जिस पर उनकी नेम प्लेट चमक रही थी, मेजर अवनी सिंह। उसी वक्त प्रधानपति महेंद्र प्रताप, जो थाने के पिछले दरवाजे से भागने की फिराक में था, एक जवान द्वारा पकड़कर लाया गया। उसे घसीटते हुए अवनी के सामने खड़ा किया गया। छोड़ो मुझे। तुम फौजियों की हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैं गृह मंत्री का खास आदमी हूँ। महेंद्र अभी भी अपनी ताकत के नशे में चूर था। अवनी उसके करीब आई। उन्होंने अपनी हथकड़ी उठाई, जो अभी अभी उनके हाथों से निकली थी। उन्होंने महेंद्र की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, प्रधान जी, राजनीति आपको कुर्सी दे सकती है, लेकिन संस्कार और सम्मान कमाना पड़ता है। आपने एक औरत का अपमान नहीं किया, आपने भारत माता की उस वर्दी को चुनौती दी है जो आपको चैन की नींद सुलाती है। अवनी ने वही हथकड़ी उठाई और एक झटके में महेंद्र प्रताप के हाथों में जड़ दी। ये क्या कर रही हैं आप? आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती, महेंद्र चिल्लाया। अवनी मुस्कुराई, लेकिन उनकी मुस्कान ठंडी थी। मैं आपको गिरफ्तार नहीं कर रही, मैं बस आपको उस अतिथि सत्कार का अनुभव करा रही हूं जो आपने मेरे लिए तैयार किया था। दरोगा जी, एफआईआर लिखिए। सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालना, अवैध वसूली और एक महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार। बुद्धि और रणनीति। राजवीर हकलाया, मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप। नहीं पता था, अवनी ने उसे बीच में टोका। अगर मैं मेजर नहीं होती, तो क्या एक आम लड़की के साथ यह व्यवहार सही था? अगर आज मैं एक गरीब किसान की बेटी होती, तो क्या आप उसकी गरिमा को ऐसे ही कुचल देते? कानून ओहदा नहीं देखता दरोगा जी, कानून न्याय देखता है। अवनी ने कर्नल विक्रम से कहा, सर, मुझे पता है कि सेना का काम सिविल मामलों में दखल देना नहीं है, लेकिन यहाँ मामला राष्ट्र की आंतरिक गरिमा का है। मैं चाहती हूँ कि इस थाने का पूरा रिकॉर्ड और पिछले 6 महीने की शिकायतों की जांच हो। यहाँ जो लोग जेल में बंद हैं, उनकी फाइलें फिर से खोली जाएं। दरोगा राजवीर को अपनी वर्दी उतरती हुई साफ दिखाई दे रही थी। वह अवनी के पैरों में गिर पड़ा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। महेंद्र प्रताप के दबाव में मुझे ये सब करना पड़ता था। अवनी ने उसे हिकारत से देखा। वर्दी पहनने वाला जब दबाव की बात करता है, तो वह उस शपथ का अपमान करता है जो उसने ली थी। एक नया मोड़। तभी थाने के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से शहर के जिला मजिस्ट्रेट, डीएम और पुलिस अधीक्षक, एसपी उतरे। सेना की गतिविधि ने पूरे जिला प्रशासन के कान खड़े कर दिए थे। एसपी अंदर आए और स्थिति को देखकर समझ गए कि मामला हाथ से निकल चुका है। उन्होंने अवनी को सैल्यूट किया। मेजर अवनी, हमें इस घटना के लिए खेद है, हम उचित कार्रवाई करेंगे। अवनी ने एसपी की आंखों में देखते हुए कहा, कार्रवाई शब्दों में नहीं, फाइलों में दिखनी चाहिए। मैं कल सुबह अपने पिता से मिलने जा रही हूँ।
उम्मीद करती हूँ कि तब तक ये गांव उस डर से मुक्त हो जाएगा जिसे इन लोगों ने फैला रखा है। जब अवनी थाने से बाहर निकली तो गांव के सैकड़ों लोग बाहर जमा थे। उन्होंने देखा कि जो मैडम पैदल आई थी, आज उनके सम्मान में सेना के जवान तैनात हैं। उस भीड़ में वही ठेले वाला भी था जिसकी आंखों में आज खौफ नहीं बल्कि एक उम्मीद की चमक थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। महेंद्र प्रताप का भाई, जो राजधानी में एक बाहुबली नेता था, इस अपमान का बदला लेने की योजना बना रहा था। उसे लगा कि सेना तो चली जाएगी, लेकिन अवनी को इसी गांव में रहना है। अवनी को एक गुप्त संदेश मिला, उनके पिता के घर को घेरने की तैयारी हो रही थी। अवनी के चेहरे पर एक कठोर संकल्प भरा। उन्होंने कर्नल विक्रम से कहा, सर आप जाए, यह मेरी निजी लड़ाई है और मैं इसे अपने तरीके से लड़ूंगी। कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेजर, एक सैनिक कभी अकेला नहीं होता, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। अवनी अपनी पुरानी साइकिल उठाकर कंधे पर बैग टांगे अकेले अंधेरी सड़क पर अपने घर की ओर निकल पड़ी। उन्हें पता था कि अंधेरे में शिकारी छिपे हैं, लेकिन वे ये भूल गए थे कि अवनी खुद एक शिकारी स्काउट रह चुकी थी। क्या अवनी अकेले उन गुंडों का सामना कर पाएंगी? क्या वह अपने पिता को बचा पाएंगी? और क्या वह उस बाहुबली नेता के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ सकेंगी? गांव की पगडंडियों पर सन्नाटा था, लेकिन अवनी के कदमों की आहट में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उन्हें पता था कि महेंद्र प्रताप का भाई गजराज सिंह अपने भाई के अपमान का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। गांव के मुहाने पर बने उनके पुराने घर के पास कुछ संदिग्ध गाड़ियां खड़ी थीं। करीब 20-25 हथियारबंद लोग घर को घेरे हुए थे। अवनी ने अपनी साइकिल एक पेड़ के पीछे छिपाई। उन्होंने अपनी वर्दी की जैकेट उतारी, आस्तीनें चढ़ाईं और अपने बालों को मजबूती से बांधा। उनके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं था, बस उनकी बुद्धि, युद्ध कौशल और एक छोटा सा टैक्टिकल चाकू जो वह हमेशा अपने पास रखती थी। व्यूह रचना। अवनी ने सीधे मुख्य द्वार से घुसने के बजाय पीछे के रास्ते का चुनाव किया। बचपन में वह इन्हीं दीवारों पर चढ़कर खेलती थी। उन्होंने देखा कि गजराज सिंह अपने गुर्गों के साथ बरामदे में बैठा है और उनके बीमार पिता को डरा धमका रहा है। मास्टर जी, अपनी बेटी को बुला लो, उसे कहो कि घुटने टेक दे, वरना इस घर के साथ तुम्हें भी राख कर दूंगा। गजराज की आवाज में क्रूरता थी। अवनी के पिता, मास्टर जी, कमजोर होने के बावजूद दृढ़ थे। उन्होंने खांसते हुए कहा, मेरी बेटी ने झुकना नहीं, देश के लिए लड़ना सीखा है। तुम जैसे भेड़िए उसे क्या डराएंगे? गुस्से में गजराज ने हाथ उठाया ही था कि अचानक घर की सारी बिजली कट गई। अंधेरे में खलबली मच गई। कौन है? बिजली किसने काटी? गजराज चिल्लाया। तभी अंधेरे के बीच से एक ठंडी आवाज आई, बिजली मैंने नहीं काटी गजराज, मैंने बस तुम्हारे अंत का समय तय किया है। अंधेरे की जंग। अवनी ने गोरिल्ला युद्ध, गरिल्ला वॉरफेयर की तकनीक का इस्तेमाल किया। वह एक परछाई की तरह हरकत कर रही थी। एक एक करके गजराज के आदमी चीखते हुए जमीन पर गिरने लगे। अवनी उन्हें जान से नहीं मार रही थी, बल्कि उनके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के दबाव बिंदुओं पर प्रहार कर उन्हें कुछ घंटों के लिए पंगु बना रही थी। महज 5 मिनट के भीतर बरामदे में खड़ा हर गुंडा दर्द से कराह रहा था। गजराज घबरा गया। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और हवा में गोलियां चलाने लगा। बाहर निकल, सामने आकर लड़। अवनी ठीक उसके पीछे से प्रकट हुई। उन्होंने बिजली की तेजी से उसकी कलाई पकड़ी और पिस्तौल छीन ली। एक सटीक वार उसके घुटने पर किया और गजराज धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। अवनी ने लाइट चालू की। रोशनी होते ही जो नजारा दिखा वह दिल दहला देने वाला था। 20 नामी बदमाश जमीन पर पड़े थे और उनके बीच एक अकेली लड़की खड़ी थी, जिसके चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं थी। न्याय का अंतिम प्रहार। सुबह होते होते जिले के कलेक्टर और राज्य के विशेष जांच दल सिट की गाड़ियां मास्टर जी के घर के सामने खड़ी थीं। अवनी ने रात भर में केवल उन गुंडों को ही नहीं पकड़ा था, बल्कि गजराज के फोन से उन सभी सबूतों को निकाल लिया था जो उसके अवैध खनन और फिरौती के काले साम्राज्य का पर्दाफाश करते थे। अवनी ने वे सारे डिजिटल सबूत कलेक्टर को सौंपे। ये रहे वो कागजात जो बताते हैं कि कैसे इन लोगों ने सालों से इस जिले को लूटा है। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो कानून अपनी ताकत दिखाए या फिर जनता का विश्वास हमेशा के लिए उठ जाए। कलेक्टर और एसपी ने अवनी के जज्बे को सलाम किया। गजराज और महेंद्र प्रताप को जंजीरों में जकड़कर उसी थाने ले जाया गया जहां कल तक उनका राज चलता था। दरोगा राजवीर को पहले ही सस्पेंड कर गिरफ्तार किया जा चुका था। विदाई और प्रेरणा। 2 दिन बाद अवनी की वापसी का समय था। उनके पिता अब काफी बेहतर थे। जब अवनी घर से बाहर निकली तो पूरा गांव सड़क के दोनों ओर खड़ा था। ये वह गांव नहीं था जो 3 दिन पहले डर के साए में जी रहा था। आज हर चेहरे पर एक मुस्कान और गर्व था। गांव की छोटी लड़कियां अवनी के पास आईं। दीदी, क्या हम भी आपकी तरह फौजी बन सकते हैं? अवनी नीचे झुकी और एक बच्ची का हाथ थाम कर कहा, जरूरी नहीं कि हर कोई वर्दी पहने, लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और खुद को इतना काबिल बनाना कि कोई तुम्हें दबा ना सके, यही असली सैनिक होना है। ज्ञान ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
जैसे ही अवनी की गाड़ी चली, लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की। अवनी ने पीछे मुड़कर देखा, उनके पिता गर्व से अपने आंसुओं को पोंछ रहे थे। अवनी सिंह ने साबित कर दिया था कि एक आम लड़की जब अपनी शक्ति और ईमानदारी पर उतर आती है, तो वह बड़े से बड़े साम्राज्य को हिला सकती है। अन्याय के खिलाफ उनकी यह लड़ाई अब उस जिले के इतिहास में एक मिसाल बन चुकी थी। उपसंहार: सच्ची ताकत हथियारों या ओहदे में नहीं, बल्कि आपके चरित्र और धैर्य में होती है। जब ईमानदारी साहस से हाथ मिलाती है, तो जीत निश्चित होती है।